कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 16 दिसंबर 2025 और हम पिछले 2 दिनों की उन कानूनी खबरों की तह तक जाएंगे जिन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। हमारे सामने करीब 20 बड़ी खबरों का एक तरह से ढेर है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना नहीं है। हम इन अलग अलग मामलों के बीच के कनेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि हमारी अदालतें असल में किस बड़ी तस्वीर पर काम कर रही हैं। बिल्कुल। और आज की खबरों को अगर देखें ना, तो 3 बड़े थीम उभर कर सामने आते हैं। पहला तो ये कि अदालतें वहां सख्ती दिखा रही हैं जहां सरकारें और प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हो रहे हैं। दूसरा, अदालतें कानून के जरिए समाज की उन पुरानी और गहरी समस्याओं से जूझ रही हैं जो सिर्फ कानून से हल नहीं होती। और तीसरा, हम देखेंगे कि कैसे न्यायपालिका राजनीति और धर्म के बीच की जो महीन रेखा है उस पर चल रही है, जहां हर फैसले के बड़े राजनीतिक मायने हैं। तो चलिए पहले थीम से ही शुरू करते हैं। जब सिस्टम फेल होता है तो क्या अदालतें ही आखिरी उम्मीद बचती हैं? और इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद दिल्ली के प्रदूषण संकट से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का रुख है। कोर्ट ने फिर कहा है कि वो प्रभावी और लागू करने योग्य आदेश देगा। ये सुनने में तो हर बार की तरह लगता है, पर क्या इस बार कुछ अलग है? देखिए, ये सिर्फ अदालत की हताशा नहीं है, ये एक पैटर्न है जिसे कानूनी भाषा में कंटिन्यूइंग मैंडेमस कहते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि जब अदालत देखती है कि इसके आदेशों के बावजूद सरकारें कुछ नहीं कर रही, तो वो खुद ही एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में आ जाती है। अच्छा। और लगातार निगरानी करती है। कोर्ट का ये कहना कि वो लागू करने योग्य आदेश देगी, ये एक संकेत है। संकेत कि अब शायद कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनेगी या अधिकारियों की जवाबदेही सीधे तौर पर तय की जाएगी। मतलब अब सिर्फ निर्देश देकर नहीं रुकेंगे? नहीं, अब वो नतीजों की गारंटी चाहती हैं। यानी कोर्ट अब कह रहा है कि सिर्फ बातें बहुत हुई, अब काम करके दिखाओ। और ये रवैया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक ही सीमित नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ खराब सड़कों पर नगर निगमों को फटकार लगी, तो दूसरी तरफ पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए गए। हाँ, और वो पुलिस वाला मामला तो बहुत ही दिलचस्प है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस से पूछा कि क्या नया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS उन पर लागू होता भी है या नहीं। अच्छा, ये तो सीधा सवाल है। सवाल सुनने में सामान्य लगता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा तंज है। BNSS वो नया कानून है जो पुराने CRPC की जगह ले रहा है, और इसमें जांच पूरी करने के लिए एक सख्त समय सीमा है। तो हाई कोर्ट सीधे सीधे पूछ रहा है कि जब देश का क्रिमिनल कानून बदल चुका है, तो क्या आप अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रहे हैं? वाह! ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं, बल्कि पुलिस की जवाबदेही और आप कह सकती हैं कानून के राज पर एक सीधी टिप्पणी है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो दिल्ली में प्रदूषण हो या मुंबई में सड़कों के गड्ढे और पुलिस की सुस्ती, हाँ, अदालतें सीधे तौर पर शासन की कमियों को उजागर कर रही हैं। लेकिन एक घटना जो बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर हुई, वो शायद इस पूरी स्थिति की गंभीरता को और भी भयावह तरीके से दिखाती है। एक व्यक्ति ने जमीन विवाद से हताश होकर खुद को आग लगा ली। ये घटना दिल दहला देने वाली है, और ये हमें याद दिलाती है कि जब हम सिस्टम की नाकामी की बात करते हैं, तो उसका असर सिर्फ फाइलों में नहीं, बल्कि जीते जागते इंसानों की जिंदगियों पर पड़ता है। बिल्कुल। किसी इंसान का न्याय व्यवस्था से इस हद तक निराश हो जाना कि वो अदालत के दरवाजे पर ही अपनी जान देने पर मजबूर हो जाए, ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि न्याय में देरी सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक जानलेवा हकीकत बन सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दहेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा कि दहेज विरोधी कानून अप्रभावी है और उनका दुरुपयोग भी हो रहा है। हाँ, यहाँ अदालत एक बहुत ही मुश्किल संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वो मान रही है कि कानून जमीन पर उतना असर नहीं डाल पाया है, और दूसरी तरफ वो इसके दुरुपयोग को भी स्वीकार कर रही है। इसीलिए कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो सिर्फ सजा पर केंद्रित नहीं है। तो फिर किस पर जोर है? उनका जोर है युवाओं को विवाह में समानता के बारे में संवेदनशील बनाने पर और दहेज निषेध अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर। अदालत का मानना है कि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, ये एक सामाजिक और मानसिक लड़ाई है। एग्जैक्टली। लेकिन क्या ये निर्देश काफी हैं? दशकों से कानून तो हैं, पर जमीनी हकीकत ज्यादा नहीं बदली। तो क्या अदालत के सिर्फ दिशा निर्देश जारी कर देने से सामाजिक मानसिकता बदल जाएगी? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, और शायद तुरंत नहीं बदलेगी,
लेकिन अदालत के इस तरह के फैसलों का एक आप कह सकते हैं सांकेतिक महत्व होता है। जब देश की सर्वोच्च अदालत कहती है कि विवाह में कोई पक्ष दूसरे से कम नहीं है, तो वो समाज में एक नई बहस को जन्म देती है। ये कानून को किताबों से निकालकर लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाती है। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन सामाजिक बदलाव की शुरुआत अक्सर ऐसी ही होती है। और समाज के एक और बेहद संवेदनशील वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। ऑटिज्म और विकासात्मक अक्षमताओं वाले व्यक्तियों के लिए जो केयर होम्स बने हैं, उनके रेगुलेशन की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। याचिका में इन घरों में दुर्व्यवहार, उपेक्षा और शोषण के जो आरोप लगाए गए हैं, वे बेहद गंभीर हैं। और ये वो लोग हैं जो अपनी आवाज खुद नहीं उठा सकते। बिल्कुल। ऐसे में अदालत का हस्तक्षेप बहुत जरूरी हो जाता है। याचिका में एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग की गई है, ताकि इन घरों के लिए मानक तय किए जा सके और उनकी नियमित निगरानी हो। यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो हमने देखा कि कैसे अदालतें, सरकार और समाज दोनों को उनकी जिम्मेदारियां याद दिला रही हैं। लेकिन अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे जटिल थीम पर, जहां अदालतें धर्म और राजनीति के चौराहे पर खड़ी हैं। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस G.R. स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का विवाद है। यह मामला बहुत ही पेचीदा है। इसकी शुरुआत एक अदालती आदेश से हुई, जिसमें जस्टिस स्वामीनाथन ने तिरुपुरम कुंद्रम पहाड़ी पर सदियों पुराने कार्तिकेय दीपम दीपक जलाने की अनुमति दी थी। सही। विपक्ष का आरोप है कि ये आदेश एक खास विचारधारा के पक्ष में था। अब 56 पूर्व जजों ने इस महाभियोग प्रस्ताव को न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। तो अब ये न्यायिक स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक दबाव का मामला बन गया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत महीन रेखा है। एक तरफ जजों को राजनीतिक दबाव से बचाना जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ जजों की जवाबदेही भी तो तय होनी चाहिए। महाभियोग का रास्ता इसीलिए बना है। अब बहस इस बात पर है कि क्या ये मामला वाकई न्यायिक कदाचार का है या फिर एक असुविधाजनक फैसले पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। और इसी मामले में एक और परत तब जुड़ गई जब तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट में कहा कि वो दीपथून स्तंभ, जिस पर दीपक जलाया जाना था, वो कोई हिंदू संपत्ति है ही नहीं। हाँ, बल्कि उसका इस्तेमाल प्राचीन काल में जैन संत करते थे। बिल्कुल। अब ये मामला सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं रहा, बल्कि एक जटिल ऐतिहासिक और पुरातात्विक विवाद बन गया है। अदालत को अब सिर्फ कानून की किताबों को नहीं, बल्कि इतिहास और पुरातत्व के सबूतों को भी तौलना होगा, जिससे ये मामला और भी संवेदनशील हो गया है। बहुत ज्यादा, क्योंकि अब इसमें धार्मिक पहचान और ऐतिहासिक विरासत के दावे भी जुड़ गए हैं। धर्म और परंपरा से जुड़ा ऐसा ही एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के समय में बदलाव का। यहाँ भी वही सवाल है, सदियों पुरानी धार्मिक प्रथा और आधुनिक प्रशासनिक सुविधा के बीच संतुलन कैसे बने। हाँ, और यहाँ अदालत बहुत सावधानी से चल रही है। उसने उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ये देखना चाहती है कि क्या दर्शन का समय बदलना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला है या ये उस धार्मिक परंपरा का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे बदला नहीं जा सकता। और इस तरह के मामलों में अदालत का फैसला एक नजीर बन जाता है। बिल्कुल, भविष्य के लिए एक नजीर बन जाता है कि राज्य धार्मिक मामलों में कहां तक दखल दे सकता है। वाह, ये तो वाकई बड़ी और जटिल लड़ाइयां हैं जो अदालतों में लड़ी जा रही हैं। चलिए अब कुछ और अहम मामलों पर एक नजर डाल लेते हैं जिन्होंने पिछले 2 दिनों में सुर्खियां बटोरी। केरल में 2017 के मलयालम अभिनेत्री पर हुए हमले के मामले में 6 दोषियों को 20 साल की सजा हुई है। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। ये फैसला एक तरह से पीड़ित के लिए न्याय की दिशा में एक कदम है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अभिनेता दिलीप, जो इस मामले में मुख्य आरोपी थे, उन्हें पहले ही बरी कर दिया गया था और अब अभियोजन पक्ष इन दोषियों की सजा के खिलाफ भी अपील करने की सोच रहा है। अच्छा, तो ये कानूनी गाथा अभी जारी रहेगी? हाँ, बिल्कुल। और एक और दिलचस्प मामला दिल्ली हाई कोर्ट से है, जहां महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर की याचिका पर गूगल, मेटा और एक्स मतलब ट्विटर को उनके बारे में फर्जी सामग्री हटाने का आदेश दिया गया है। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी का मामला लगता है, पर क्या इसके मायने बड़े हैं? इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये डिजिटल युग में हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार और राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी भुला दिए जाने के अधिकार से जुड़ा है। सही। आज डीप फेक और ऑनलाइन दुष्प्रचार के जमाने में आपकी डिजिटल पहचान आपसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अदालत का ये आदेश
टेक कंपनियों को एक कड़ा संदेश देता है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्जी और अपमानजनक सामग्री के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। तो ये हम सबके लिए एक जरूरी फैसला है। बिल्कुल। और जाते जाते कुछ और हाई प्रोफाइल मामले। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नवोदय विद्यालय स्थापित करने के मामले में फटकार लगाई है। कहा, क्या आप इस गणराज्य का हिस्सा नहीं हैं? और शिक्षा को भाषा की राजनीति से दूर रखने की नसीहत दी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को अंतरिम जमानत मिल गई है। और सोनम वांगचुक की NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जो हिरासत है, उसे चुनौती देने वाली याचिका पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। हाँ, तो ये छोटे छोटे मामले भी दिखाते हैं कि अदालतें व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार और राज्य की शक्तियों के दुरुपयोग जैसे हर मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं। हर मामला अपने आप में एक कहानी है कि कैसे कानून आम नागरिक की जिंदगी को प्रभावित करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा रही हैं। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, एक सोशल रिफॉर्मर हैं और राजनीति धर्म के विवादों में एक रेफरी भी हैं। बिल्कुल। और इन सभी मामलों को एक साथ रखकर देखने पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि जब प्रशासन और विधायिका अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में बार बार विफल होती है, तो क्या अदालतों का इस तरह आगे बढ़कर हर मामले में हस्तक्षेप करना उनकी भूमिका का एक स्वाभाविक विस्तार है, या ये शक्तियों के बंटवारे के उस सिद्धांत को कमजोर करता है जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है? इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। ये कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज था।